अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि कवर करता है पाकिस्तान स्टडीज़ के तमाम टॉपिक्स को उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमफिल पीएचडी या बीएस के स्टूडेंट्स हैं। तो लेट्स अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जो कि है फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जी, इसकी अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन बुनियादी हकूक से हकूक की डेफिनेशन अगर हम सबसे पहले कर लें तो हकूक वो मुतालबात होते हैं जो शहरी अपनी भलाई के लिए करते हैं और हुकूमत न सिर्फ उनको तस्लीम करती है बल्कि उनको पूरा भी करती है। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में फंडामेंटल राइट्स को सर्च करें तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि 1949 में पास हुई थी। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो भी फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें बुनियादी हकूक को बाकायदा तौर पर शामिल किया जाएगा। जी, सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का है जिसमें बाकायदा तौर पर उसका जो पार्ट 2 था उसमें फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था। 20 आर्टिकल्स थे जो कि आर्टिकल 3 से आर्टिकल 22 तक चले जाते हैं। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है जी, और जो कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और उसमें बाकायदा तौर पर बुनियादी हकूक का तज़किरा शामिल नहीं था बल्कि इनको हिकमत अमली के उसूलों में के तहत ही बयान कर दिया गया था। फिर पहली तरमीम के जरिए ने दस्तूर का बाकायदा एक अलग हिस्सा बनाया गया। जी, अब आ जाते हैं जी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो कि इस वक्त भी राइज है पाकिस्तान में, और इसमें आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक डियर फ्रेंड्स डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, जो कि 21 आर्टिकल बनते हैं और ये पार्ट 1 के चैप्टर 1 में शामिल है। अगर इनकी 1 बाय 1 हम एक ओवरव्यू लें या ब्रीफ इसको डिस्कस करें तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी लेजिस्लेशन या कोई भी कानून जो कि मुतसादिम हो बुनियादी हकूक से वो पास नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। ये स्टूडेंट्स, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये नॉर्मल सिचुएशंस के लिए होते हैं। अगर हुकूमत चाहती है किसी वक्त इमरजेंसी की कोई सूरत हो तो इनमें से कुछ राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, या ऐसा शख्स जिसने कानून को वायलेट किया हो तो उसके लिए भी ये फंडामेंटल राइट्स जाहिर है नॉर्मल सिचुएशन जैसे नहीं रहते। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो उसकी आज़ादी जाहिर है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, और अगर वो उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए तो उसको उसके मुताबिक सजा दी जाती है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नॉर्मल सिचुएशंस के लिए हैं और हर शख्स को हासिल हैं बिला किसी इम्तियाज के, चाहे वो किसी भी रंग से है, किसी भी नस्ल से है, किसी भी मजहब से है, और पाकिस्तान के किसी भी कोने का वो रहायशी है, ये तमाम के तमाम हकूक उसको हासिल होते हैं। और ये 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं जी। आर्टिकल 9 की अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है कि किसी शख्स को जिंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता सिवाय जबकि कानून इसकी इजाज़त दे। जी, आर्टिकल 10 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है कि सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, मीन्स के किसी भी शख्स को बिला वजह कानून गिरफ्तार नहीं कर सकता, नजरबंद नहीं कर सकता, और अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको वजह बताई जाएगी और साथ ही उसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना उसको लाजिम होगा। जी, आर्टिकल 10A की अगर हम बात करें तो राइट टू ट्रायल की बात करता है। हर शख्स को ये हक हासिल है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है या उसको किसी जुर्म
میں جو ہے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ وکیل کرے, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے. جی آرٹیکل 11 کی اگر ہم بات کریں, سلیوری فورسڈ لیبر پروہیبٹڈ, مینس کہ غلامی اور بیگار یہ اور انسانوں کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو کسی کارخانے یا کام یا دیگر پرخطر ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا. جی آرٹیکل 12 کی اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 12 جو ہے وہ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کی بات کرتا ہے. یعنی اگر ماضی میں کسی نے کوئی فیل کیا اور اس وقت وہ قابل جرم نہیں تھا, تو اس کے بعد اگر کوئی ایسا قانون آ جاتا ہے جس میں اس فیل کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے, تو ماضی کے اس فیل کی وجہ سے اس کو حال میں یا بعد میں سزا نہیں دی جا سکتی. یا کوئی ایسا جرم ہے جس کی سزا کم تھی اور بعد میں قانون نے اس کی سزا کو بڑھا دیا, تو بھی اس کو وہ زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ کم سزا اس کو مل چکی ہے. جی آرٹیکل 13 کی اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے جی پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف پروٹیکشن. جی اینڈ سیلف انکریمنیشن, تو ایک ہی شخص پر ایک ہی جرم کی بنا پر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے, سیلف انکریمنیشن سے مراد کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ہی خلاف گواہی دے. جی آرٹیکل 14 کی اگر ہم بات کریں, انوائلبلٹی آف دا ڈگنیٹی آف مین کی بات کرتا ہے. یعنی جو انسان ہے اس کی ڈگنیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, اور جو شرف انسانی ہے اور قانون کے تابع گھر کی جو خلوت ہے وہ قابل حرمت ہوگی. اسی طریقے سے کسی بھی شخص کو شہادت حاصل کرنے کے لیے اذیت نہیں دی جا سکتی. جی آرٹیکل 15 کی اگر ہم بات کریں, یہ فریڈم آف موومنٹ کی بات کرتا ہے. مینس کہ ہر پاکستانی شہری کو مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے, ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد کرنے کا حق بھی حاصل ہے. فریڈم آف اسمبلی, اب یہ بات کی جا رہی ہے یہاں پہ قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع. یعنی اگر قانون نے کوئی بھی قانون نافذ کیا ہے, یعنی حکومت نے کوئی بھی قانون نافذ کیا ہے اور اس کی تحت جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, تو اس کے تحت وہ پرامن طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں, اسمبلی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے, لیکن اسلحہ کے بغیر ان کو یہ حق حاصل ہے. یعنی آپ اگر کسی وجہ سے کوئی قانون حکومت نے لاگو کیا ہے جو کہ مفاد عامہ کے پیش نظر ہے, تو اس کے انڈر آپ رہتے ہوئے آپ کو اسمبلی کی فریڈم ہے. جی فریڈم آف ایسوسیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کی جو حاکمیت ہے یا سالمیت ہے یا امن عامہ ہے یا اخلاق کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ جو بھی پابندیاں ہیں اس کے تابع ہر شہر کو انجمن یا یونین, ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے. جی آگے اگر ہم بات کرتے ہیں, جی تجارت سے متعلق ہے یہ اور کاروبار سے متعلق ہے. فریڈم آف ٹریڈ, بزنس اور پروفیشن, کوئی بھی پاکستانی شہری کوئی جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کر سکتا ہے اور تجارت یا کاروبار کا حق بھی رکھتا ہے, لیکن اس میں پھر وہی بات ہوگی کہ قانون اس سے متعلق کوئی اگر ریسٹرکشن نہیں لگاتا. جی نیکسٹ اگر ہم آتے ہیں, جی وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کا آرٹیکل 19. فریڈم آف سپیچ ہے, ہر پاکستانی شہری کو تقریر کرنے کی آزادی ہے, اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کی جو سالمیت ہے, جو سلامتی ہے, جو دفاع ہے, یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں, یا تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر, یا توہین عدالت, کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ جتنی بھی پابندیاں ہیں, ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہے. جی رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کریں, آرٹیکل 19A کہتا ہے جی کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پبلک آفیسز سے انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. جی آرٹیکل 20 کی بات کریں تو فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. جی
हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, इस पर अमल करने और हर मजहबी गिरोह इसके फिरके को अपनी मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार रखने और उनका इंतजाम करने का हक भी हासिल है। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी शख्स को ऐसा टैक्स अदा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जिसकी आमदनी इसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब की तरवीज पर सर्फ की जाए। जी, आर्टिकल 21 कहता है जी सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। किसी तालीम हासिल करने वाले शख्स को मजहबी तालीम हासिल करने या किसी मजहबी तकरीब में हिस्सा लेने या मजहबी इबादत में शरीक करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा अगर ऐसी तालीम, तकरीब या इबादत का ताल्लुक इसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब से हो। यानी जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में जितने भी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इस बात पर नहीं मजबूर किया जाता कि वो इस्लाम या इस्लामियात पढ़ें, बल्कि उनको एथिक्स की एजुकेशन दी जाती है। जी, आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें तो प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी है, मीन्स के मफाद आमा के पेश नज़र कानून के जरिए आयद करदा जितनी भी माकूल पाबंदियां हैं उनके ताबे हर शहरी को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जायदाद हासिल करना, कब्जा करने और जायदाद हासिल करने और उसको अपने कब्जा में रखने और फरोख्त करने का हक हासिल है। जी, ये है जी आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स रखे, किसी शख्स को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मफाद आमा के पेश नज़र या अगर गवर्नमेंट को जरूरी लगता है किसी वजह से तो वो जमीन उससे एक्वायर कर सकती है। जी, नेक्स्ट है जी आर्टिकल 24, वो है जी इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। कोई भी शख्स वो किसी भी जबान से है, किसी भी रंग से है, किसी भी नस्ल से है, अमीर है या गरीब है, पाकिस्तान के किसी भी इलाके का शहरी है, तो कानून की नजर में सब बराबर हैं और कानून तहफ़्फ़ुज़ के मसावी तौर पर हकदार हैं। जी, आर्टिकल 25 की बात करें तो राइट टू एजुकेशन है। तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको तालीम हासिल करने का हक हासिल है और ये गवर्नमेंट भी की भी जिम्मेदारी में आ जाता है कि वो जो बेसिक एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड करे। जी, आर्टिकल 26 की हम बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस है। जी, आपकी जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज मजहब, नस्ल, रंग, जिन्स, सकूनत या मकाम पैदाइश उनको जाने का हक हासिल है। जी, आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें तो सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज है। अगर कोई शख्स किसी भी सर्विस के लिए अहल करार पाता है और वो मेरिट पर पूरा उतरता है तो उसको सिर्फ इस बिना पर कि वो किसी और रंग से है, नस्ल से है, मजहब से है, जात से है, सकूनत से है, उसको उस सर्विस से महरूम नहीं किया जा सकता। जी, नेक्स्ट और जो सबसे आखिरी है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है। जी, कोई भी शख्स शहरी उसका जो जबान है, उसका जो रस्मुल खत है या उसकी जो सकाफत है उसको बरकरार रखने का, उसको फरोग देने का और कानून के ताबे इस गर्ज के लिए इदारे कायम करने का हक भी हासिल है। जी डियर फ्रेंड्स, ये हैं जी फंडामेंटल राइट्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। एक ब्रीफली हमने इसको डिस्कस किया। अगर आपकी क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं पीपीएससी, एफपीएससी के तो आपको बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।